Good evening, class 10th. So, all the parts of SST we have been completed, either economics or civics or geography also. Only history is remaining. So, today we are going to start history. The first chapter of history is the rise of nationalism in Europe. So, in this chapter, we will have to study about Europe. तो पढ़ते हैं यूरोप के बारे में थोड़ा सा. देखिए, सबसे पहले तो आपको एक पेंटिंग दिख रही है, ठीक है. इस पेंटिंग को बनाया है फ्रेडरिक सोरियो ने, ठीक है. हु मेड दिस पेंटिंग? फ्रेडरिक सोरियो इन ईयर 1848. देखिए, ये क्वेश्चन मैं बताऊं आपसे 10th क्लास के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि एक पेंटिंग की बात कही गई है यूरोप में, नेशनलिज्म इन यूरोप में. उस पेंटिंग में क्या दर्शाया गया है, उस पेंटिंग को किसने पेंट किया है, एंड इन विच ईयर द पेंट हैज़ बीन पेंटेड. तो पहले बात कर लेते हैं इस पेंटिंग की. देखिए, फ्रेडरिक सोरियो ने इस पेंटिंग को बनाया है. फ्रेडरिक सोरियो फ्रांस के थे, एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, ठीक है. और देखिए, इस पेंटिंग में उन्होंने क्या दिखाया है, उन्होंने एक सपने को दिखाया है, ठीक है. हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेकअप डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ठीक है. वो इस पेंटिंग के थ्रू अपने एक सपने को बताना चाहते हैं. उनका सपना क्या था कि एक मतलब दुनिया को, विश्व को डेमोक्रेटिक और सोशली रिपब्लिक देखने का, ठीक है. मतलब डेमोक्रेसी और रिपब्लिक देखने का, ठीक है. देखिए, प्रिंट दिखाता क्या है. The first print of the series show the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. देखिए, दिखाता क्या है कि ये लोग जो हैं, ये कौन है, आदमी हैं, औरतें हैं, ये यूरोप और अमेरिका के लोग हैं, ठीक है. हर एज के हैं, छोटे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, ठीक है. और ये जो लोग हैं अलग अलग क्लासेस के हैं, मतलब जो अमीर हैं, जो गरीब हैं, जो मिडिल क्लास के हैं, इसमें सारे क्लास के लोग हैं. और ये लोग कहाँ जा रहे हैं? एक मार्च कर रहे हैं, ठीक है. मार्च कर रहे हैं, अपने हाथ में झंडों को लेके मार्च करने का मतलब आप समझते हो, ठीक है. तो मार्च कर रहे हैं कहाँ पे? स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास. तो ये है नेशनलिज्म इन यूरोप का, ठीक है. ये चीज़ हमने पढ़ ली पेंटिंग के बारे में. पेंटिंग के बारे में अगर आप और डीप स्टडी करना चाहते हो तो आप खुद अपनी बुक से कर सकते हो. आप रीडिंग करोगे, आपको और समझ में आएगा, ठीक है. अब इसके बाद देखते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन. फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन. देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये क्या था. यहाँ पे सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी लाई गई, ठीक है. कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब कि सबको साथ में लाने की थोड़ी सी कोशिश की गई. नेशन को थोड़ा सा आइडिया ले आया गया नेशन को और स्ट्रॉन्ग कर पाने का. देखिए क्या क्या किया गया. आइडिया ऑफ लॉ पैट्री एंड लॉ सिटोयन. लॉ पैट्री एंड लॉ सिटोयन आपको दिख रहा होगा. लॉ पैट्री का मतलब होता है फादरलैंड एंड लेसिटियन का मतलब होता है द सिटीजन. देखिए, यहाँ पे क्या कुछ मतलब सिटीजन्स को भी इम्पोर्टेंस दी गई, ठीक है. उसके बाद नया फ्रेंच फ्लैग बनाया गया, ठीक है. फ्रेंच फ्लैग की फॉर्मेशन की गई, मतलब फ्रांस के फ्लैग की फॉर्मेशन की गई. उसके बाद नेशनल असेंबली बनाई गई, ठीक है. नए हाइम्स लिखे गए. हाइम्स का मतलब मंत्र होता है, ठीक है. नए हाइम्स लिखे गए, कुछ शपथ लिए गए. किसके द्वारा? जाहिर सी बात है, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होगा, जो लीडर्स होंगे, उन्होंने ही ओथ ली होगी, ठीक है. ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज सेटअप. देखिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वहाँ पर सेंट्रल में बना. सेंट्रल का मतलब कि ऐसा सिस्टम जो पूरे देश को क्या करता हो, मतलब पूरे देश को रन करा रहा हो, ठीक है. उसके बाद इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबोलिश्ड. यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, रीजनल डायलेक्ट वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच प्रमोटेड. देखिए, यहाँ पे क्या किया गया कि वेट और मेजरमेंट का सिस्टम ले आया गया, यूनिफॉर्म सिस्टम. पहले क्या होता था, देखिए, अगर आप गए 1 किलो गेहूँ खरीदने तो उनके पास कोई वेट नहीं होता था कि जो कि पता हो कि ये 1 किलो का ही है, ठीक है. क्या होता था कि वो अपने अंदाजे से
कुछ पत्थर वगैरह से नाप के दे देते थे। लेकिन इस आइडिया ऑफ नेशन में क्या किया गया कि यूनिफॉर्म मेजरमेंट ले आया गया, कि मतलब अब कंफर्म है कि ये 1 किलो है, ये 5 किलो है, ये 10 किलो है। अब उसमें क्या हो सकता है, अब उसमें लोग करप्शन नहीं कर सकते हैं कि आधे किलो के पत्थर को 1 किलो बताकर उससे गेहूँ बेच दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज थी उसको प्रमोट किया गया, ठीक है। फ्रेंच लैंग्वेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, ठीक है। और उसके बाद देखिए, अब पहले फ्रांस में आया क्या, नेशनलिज्म। पहले फ्रांस में आया राष्ट्रवाद, ठीक है। नेशनलिज्म का मतलब राष्ट्रवाद होता है। फ्रांस से फिर यूरोप में आया, और फिर यूरोप से कहाँ कहाँ फैला, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, देखिए आपको दिख रहा है ना, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड एंड मच ऑफ इटली इन 1790s, ठीक है। तो इन जगहों पे भी क्या हुआ, नेशनलिज्म फैला। सबसे पहले नेशनलिज्म फ्रांस से होता हुआ यूरोप, फिर हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, इटली। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हुआ, फ्रेंच आर्मीज बेगन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रोड। जो फ्रेंच आर्मीज़ हुआ करती थी, ठीक है, जो फ्रांस की आर्मी हुआ करती थी, वो जो ये आइडियाज़ थे ना, जितने भी आइडियाज़ अभी हमने पढ़े हैं, उनको क्या करने लगे, ये अब्रॉड ले जाने लगे, मतलब देश से बाहर ले जाने लगे, ठीक है। उसके बाद अब हमको पढ़ना है सिविल कोड ऑफ 1804 के बारे में, जिसको हम नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। अब यहाँ पे हमको नेपोलियन की बात करनी है, जो कि कौन था, मिलिट्री डिक्टेटर था, ठीक है। तो सिविल कोड ऑफ 1804 क्या था, देखिए, नेपोलियन ने अपना एम्पायर जो था, ठीक है, वो बहुत बड़ा कर लिया था। अपना जो राज्य था, जो मतलब जो इसका एम्पायर था, उसको बहुत बड़ा कर लिया था। बहुत सारे रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करा था। इन्होंने क्या क्या किया था, पढ़ते हैं, ठीक है। किसने क्या किया था, नेपोलियन ने क्या किया था। ही डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी बट मेड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड मेड रैशनल एंड एफिशिएंट। इन्होंने डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड बनाया जिसमें सारी चीज़ें क्या थी, निर्धारित थी, ठीक है। इन्होंने ही अबॉलिश्ड द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। जो भी जन्म के आधार पर सुविधाएं दी जाती थी उनको रद्द कर दिया, ठीक है। और क्या कह दिया कि न्याय के आगे, कानून के आगे सब कोई बराबर है। ऐसा नहीं होगा कि राजा का बेटा है तो मर्डर कर देने पे कोई चार्जेस नहीं लगेंगे या कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। क्या, जस्टिस के आगे और लॉ के आगे, मतलब कानून के आगे हर कोई बराबर है। फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। फ्यूडल सिस्टम आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। फ्यूडल सिस्टम मतलब जहाँ कोई एक ज़मींदार या कोई राजा मतलब अपनी वो कराता है ना, क्या कि मज़दूर क्या हो जाते हैं, बंधुआ मज़दूरों की तरह काम करते हैं, उतना ही करते हैं जितना ज़मींदार कहता है या राजा करता है, ठीक है। तो उसी को फ्यूडल्स, या एक टैक्स उनको पे करना पड़ता है अपने फ्यूडल्स को, ठीक है। तो ये होता था फ्यूडल सिस्टम, जो कि नेपोलियन ने ख़त्म कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ थी, गिल्ड सिस्टम जो था। गिल्ड सिस्टम क्या होता है, ग्रुप वर्क। आप ग्रुप वर्क करते हो ना, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग या 20 लोग एक साथ मिलकर कोई काम करते हो, उसी को कहते हैं गिल्ड सिस्टम, ठीक है। तो जो गिल्ड सिस्टम था उस पे रेस्ट्रिक्शंस लगी थी। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन क्या लगी थी कि कोई भी ग्रुप नहीं बना सकता है, कोई ग्रुप बना के काम नहीं कर सकता है, जिसको जो काम करना है अकेले अकेले करो। लेकिन नेपोलियन ने क्या किया, 1804 में नेपोलियन ने इस रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म कर दिया। उन्होंने बोला कि अब जो चाहे वो ग्रुप बना सकता है और ग्रुप बनाकर काम कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे यातायात के साधनों को क्या किया गया, इम्प्रूव किया गया, उसमें और अच्छाई लाई गई और उसको टेक्नोलॉजी दी गई, ठीक है। उसके बाद हमने वेट और मेजरमेंट के बारे में पहले पढ़ा है। तो नेपोलियन ने भी क्या किया, वेट और मेजरमेंट का मतलब यूनिफॉर्म लॉ और यूनिफॉर्म मेजरमेंट लेकर आए कि अब उससे कोई करप्शन ना हो, ठीक है। तो नेपोलियनिक कोड में हमने क्या क्या पढ़ा, सिविल कोड ऑफ 1804 में, कि नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने डेमोक्रेसी ख़त्म की और एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड लेकर आए जो कि रैशनल था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ को ख़त्म किया, ठीक है। और फिर नेपोलियन ने इक्वालिटी बिफोर लॉ को इस्टेब्लिश किया, फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश किया, गिल्ड सिस्टम रेस्ट्रिक्शन को रिमूव किया, ठीक है, और स्टैंडर्डाइज वेट और मेजर्स लेके आए। ये 6-7 पॉइंट हैं जो आपको सिविल कोड ऑफ 1804 के बारे में याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या पढ़ना है।
आगे देखते हैं, आगे है फ्रेंच आर्मीज़, ठीक है। फ्रेंच आर्मीज़ देखिए क्या हुआ। देखिए फ्रेंच आर्मी ने जिन जिन रीजन को कॉन्क्योर किया था, जो जो जहाँ जहाँ पे वो जीत गए थे, ठीक है, तो वहाँ के लोगों को लग रहा था कि ये जो फ्रेंच आर्मी आई है ये क्या बनकर आई है, उनके लिए मतलब आप कहते हो ना एक देवदूत बन के आई है, ये उनको डेमोक्रेसी दिलाएगी, ठीक है। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि फ्रेंच आर्मी क्या हो गया, फ्रेंच आर्मी उन्हीं के विरोध में खड़ी हो गई, ठीक है। मतलब टैक्सेशन को बढ़ा दिया गया, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें की गई। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, ऑल सीम टू ओवरवेट एडवांटेजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, मतलब चीज़ें यहाँ पर बिगड़ने लगी थी फ्रेंच आर्मी के थ्रू। अब उसके बाद देखिए हमको पढ़ना है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखिए यहाँ पे आज हम जानते हैं कि यूरोप में जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड तो अलग अलग किंगडम्स बने, ठीक है। लेकिन पहले के समय में मतलब मिड 18th सेंचुरी में क्या था कि यहाँ पे अलग अलग नहीं थी, स्टेट्स अलग अलग नहीं थे, ठीक है, जो किंगडम्स थे वो अलग अलग नहीं हुआ करते थे, और यहाँ पे किसी एक लैंग्वेज में बात नहीं होती थी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पूरा यूरोप एक ही लैंग्वेज बोलता था, ठीक है। मतलब कुछ लोग जर्मनी बोलते थे, कुछ लोग इटालियन बोलते थे, ठीक है, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोला करते थे। उसके बाद देखते हैं द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी के बारे में जानते हैं। The members of this class were united by a common way of life that cut across regional divisions. They owned estate in the countryside and also town houses. They spoke French for purpose of diplomacy and in high society. Their families were often connected by ties of marriage. अब देखिए जो अरिस्टोक्रेसी थी, अरिस्टोक्रेस मतलब कहते हैं जो कहते हैं ना कि बहुत शाही लोग होते हैं, उन्हीं को हम अरिस्टोक्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता था कि अपना रिलेशन अच्छा रखने के लिए एक दूसरे की फैमिलीज़ में इनकी शादियां हुआ करती थी, ठीक है, मतलब एक दूसरे से ये शादियों के थ्रू जुड़े हुए होते थे। उसके बाद ये क्या बोलते थे, ये फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ करते थे, किस लिए, अपने आप को मतलब डिप्लोमेसी के लिए। डिप्लोमेसी का मतलब कि अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, ठीक है, अपने आप को हाई स्टैंडर्ड का दिखाने के लिए ये क्या करते थे, फ्रेंच बोला करते थे, ठीक है। और ये जो मेंबर्स थे वो बहुत ज़्यादा यूनाइटेड थे आपस में, ठीक है, मतलब इनमें एकता बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद मतलब इनके पास प्रॉपर्टी भी काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, ठीक है। मिडिल क्लास के बारे में जानते हैं। मिडिल क्लास का क्या हुआ कि इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ हुई, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ मतलब जान रहे हो आप, इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ हुई। उसके बाद कॉमर्शियल क्लासेस की ग्रोथ हुई। लोग क्या करने लगे, मिडिल क्लास लोग इंडस्ट्रीज़ को ओन करने लगे, ठीक है। उसके बाद जब मिडिल क्लास लोगों ने इंडस्ट्रीज़ बनाई, ओनर हो गए मतलब मालिक बन गए, तो फिर अब ये पढ़े लिखे हो गए जब, तो इन्होंने किसकी डिमांड की, लिबरल, मतलब कि ये लोग लिबरल थे, ठीक है, मतलब स्वतंत्रता चाहते थे, ठीक है, स्वतंत्र हो गए थे ये। इन्होंने नेशनल यूनिटी की डिमांड की, मतलब कि राष्ट्रीय एकता की डिमांड की। और उसके बाद किसका विरोध किया, एरिस्टोक्रेसी की प्रिविलेजेस का विरोध किया, कि मतलब जो अरिस्टोक्रेट्स हैं उनको जो प्रिविलेज, जो सुविधाएं अलग से दी जाती हैं वो क्यों दी जाती हैं, इसका उन्होंने विरोध किया। अब देखते हैं लिबरल नेशनलिज्म, ठीक है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो देखिए लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है। लिबरलिज्म जो होता है वो एक लैटिन वर्ड लिबर से डिफाइन है, ठीक है, लिबर से डिराइव है, जिसका मतलब होता है फ्री, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, मतलब हर एक व्यक्तिगत की स्वतंत्रता के बारे में बात कही गई थी, स्वतंत्रता पे काम किया गया था, कानून के आगे, ठीक है, सबको बराबर कर दिया जाए, ठीक है, ये सब था लिबरलिज्म, ठीक है। गवर्नमेंट
ने ये सब काम किया था, ठीक है। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट की बात कही गई थी यहाँ पे, संसद की आपकी, ठीक है। ऑटोक्रेसी ख़त्म कर दी गई थी, ठीक है। और क्लेरिकल प्रिविलेजेस, ऑटोक्रेसी क्या होती है, राजा अपनी इच्छा से जो चाहे वो करे, उसी को ऑटोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। और क्लेरिकल प्रिविलेज, क्लेरिकल का मतलब होता है क्लर्जी में जो लोग रहते हैं, ठीक है। क्लर्जी आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि जो चर्च में फादर्स वगैरह हुआ करते थे उन्हीं को हम क्लर्जी कहते थे, ठीक है। तो जो क्लर्जी के पास पावर्स हुआ करती थी, ठीक है, जो उनकी सुविधाएं हुआ करती थी, उसको ख़त्म किया गया किसमें, लिबरलिज्म के अंदर, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, ये हो गया आपका लिबरलिज्म। तो इसमें क्या क्या हुआ, लिबरलिज्म का मतलब आपको समझ में आ गया कि लैटिन वर्ड लिबर से लिया हुआ है, ठीक है। और इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफ्रेज। देखिए ये पॉइंट एक हमको मिल गया कि कानून के आगे जो इक्वालिटी थी, कानून के आगे जो समता थी, कि मतलब कानून के लिए सब लोग समान रहेंगे, उसमें यूनिवर्सल सफ्रेज नहीं था। यूनिवर्सल सफ्रेज का मतलब होता है मत देने का अधिकार, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मत देने का अधिकार सबको मिल गया, ठीक है। अभी भी यहाँ पे मत देने का अधिकार सबको नहीं मिला था, ठीक है। तो देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा, स्टार्टिंग किया था फ्रेडरिक रूसो की पेंटिंग से, फिर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, और लिबरलिज्म, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आज के वीडियो में हमने पढ़ी, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक स्फेयर, न्यू कंजर्वेशन आफ्टर 1815, और ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815, और रेवोल्यूशनरीज़ के बारे में, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके गुजीपी मजीनी, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ तक कि जहाँ तक हमने पढ़ लिया है, इतने नोट्स आपको ऑलरेडी अवेलेबल हो गए हैं ऐप पे। तो अब मैं जब आगे की वीडियो ले आऊँगी उसके बाद आगे की नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। टिल देन हैव अ नाइस डे।